हेलो दोस्तों, आप सभी का इस आंसर राइटिंग बैच में स्वागत है। और हमारे द्वारा जो आंसर राइटिंग बैच चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत कॉपी बिल्कुल आपके सामने चेक की जाती है ताकि आप अपनी कमियां फाइंड आउट कर सकें और उसमें सुधार कर सकें। बहुत सारे लोगों ने अपना सुधार किया है बहुत अच्छी तरीके से, और कुछ लोग इसमें नहीं जुड़े हैं तो उनकी कॉपी देखते हैं। जैसे सिंपल है, आपको मेंस में आंसर राइटिंग करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी प्रैक्टिस। जिस पार्ट में हमारी प्रैक्टिस कमजोर होती है, चाहे आप कितने ही नॉलेजेबल हो, चाहे कितना ही उसकी चीजों का आपको पता हो, वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में बड़ी समस्याएं पैदा करता है। आप अच्छे से चीजें प्रेजेंट नहीं कर पाते हो, अच्छे से चीजें लिखते कुछ और है, सोचते कुछ और है। इसलिए प्लीज आप चाहे दिन में एक आंसर लिखें, दो ही लिखें, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रैक्टिस का डिसिप्लिन जरूर रखें। क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्या कारण है कि पश्चिमी घाट की तुलना में हिमालय में भूस्खलन की बारंबारता देखी गई है। ये क्वेश्चन 2 बार यूपीएससी ने पूछा है। 2 बार, 2 बार पूछा है यूपीएससी मेंस में यही क्वेश्चन, सेम टू सेम। तो कुछ नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि पश्चिमी घाट की तुलना में हिमालय में भूस्खलन की बारंबारता ज्यादा देखी जाती है, यानी कि जो लैंडस्लाइड है वो हिमालय में ज्यादा आता है कंपेयर टू आपका वेस्टर्न घाट। तो आपको कारण बताने, तो सबसे पहले भूस्खलन के बारे में उन्होंने बता दिया, ठीक है, ये ठीक है। भूस्खलन के बारे में एक डेटा आप देख सकते हो, थोड़ा सा अगर चाहो तो डेटा, कि 15% क्षेत्र भारत का भूस्खलन से प्रभावित है। भूस्खलन से प्रभावित है। थोड़ा डेटा जरूरत पड़े तो उसको डेटा यूज करना है। भूस्खलन किसी क्षेत्र की अवस्थिति, जल, चट्टान, मानव गतिविधियों की भूमिका, ये अच्छा पॉइंट है ना। गुड। मैपिंग भी आपने ठीक लगाया, गुड। हिमालय और पश्चिमी घाट के संदर्भ में इन्हीं बिंदुओं को मानक बनाया गया। जैसे अब देखो, आपने लिखा है इसमें हिमालय, हिमालय युवा बलित पर्वत है, इसलिए प्रतिवर्ष इसका उत्थान हो रहा है जिससे अधिक ढाल है, अतः यहाँ पर भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। जबकि पश्चिमी घाट ब्लॉक पर्वत है और तथा इसमें ढाल भी निम्न है। तो आपने एक चीज अच्छी बताई, लेकिन इनको शब्दों को चेंज करो, ज्योग्राफी वाले शब्द लेके आओ। ये पॉइंट अच्छा है। वट एक अच्छा कीवर्ड अगर आप इसको यूज कर सकते हो तो लिखो भूगर्भिक कारण। भूगर्भिक, भूगर्भिक कारण यानी कि ज्योग्राफी वाला, जियोलॉजिकल रीजन, ठीक है ना। ऐसे अब इसी में यही बात लिखो, लेकिन कीवर्ड इसको डालो ताकि लगे हाँ आप कुछ चीजों को ज्योग्राफी के हिसाब से, ये क्या है, जनरल लैंग्वेज, अगर ज्योग्राफी के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। ये लिखा अच्छा आपने। दूसरा, हिमालय पर्वत जटन 33 अवसाद से निर्मित है जिसे मुलायम है, तो जल संयोजन की, अब यही बात लिखनी है आपको, तो चट्टान स्वरूप, ये कीवर्ड डालो। कहने का मतलब है आप लिखा अच्छा है, नो डाउट, आपके पास कंटेंट अच्छा है, नो डाउट, लेकिन इसको और इंप्रेसिव बनाने के लिए अगर आप ये सब हेडिंग यूज कर दोगे तो और ज्यादा इफेक्टिव दिखेगा, ठीक है ना। एग्जाम क्या करेगा, इन कीवर्डों को ज्यादा फोकस करता है और फिर इनको हाईलाइट कीजिए आप, ठीक है। अच्छा है पॉइंट। आगे लिखा है हिमालय भूकंप ग्रस्त है जबकि पश्चिमी घाट मुख्य रूप से भूकंपों से मुक्त है। तो यहाँ क्या डालेंगे आप, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत डाल सकते हैं। और आप प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, ठीक है ना। ये देखो, ये प्लेट विवर्तन, हाँ अब इसको प्लेट, ये अच्छा है। लिखा है आपने, इसको कीवर्ड दो, प्लेट विवर्तन की। और हिमालय प्रायत नदी है जिसमें भूस्खलन की संभावना अधिक होती है। नदियों की स्थिति, मानव गति, ठीक है ना। तो पॉइंट आपने सारे अच्छे लिखे, पॉइंट अच्छे हैं आपके, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। और उक्त सभी कारक, अब यहाँ देखो, यहाँ हमेशा क्या करना है, यहाँ आपको दिखाना है इसका आपदा प्रबंधन। ये बात तो आपने एक्सेप्ट कर रखी है कि भाई हिमालय में ज्यादा आते हैं, अब इसका मैनेजमेंट करके दिखाओ, उसको हमें निष्कर्ष में लिखना होता है। इसलिए चाहे पूछे या नहीं पूछे, क्वेश्चन को इसी तरीके से आपको प्रेजेंट करना है कि आपदा प्रबंधन को आपको दिखाना ही। सिंपल, आपका जो विषय वस्तु बहुत अच्छा है ना, प्रश्न की समझ अच्छी है ना।
लेकिन सब हेडिंग का प्रयोग करो, अच्छा होगा। जैसे पहले लिखो इसको मानव, एक तो है प्राकृतिक कारण और दूसरा है मानव निर्मित, है ना। और इस प्राकृत में 3-4 पॉइंट आप लिख दो, तब जाके आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंप्रेसिव, ठीक है ना। इसको आप बहुत और अच्छा आप मतलब 5.5 तक ले सकते हो, क्योंकि इससे ज्यादा नंबर 6 नंबर, इससे ज्यादा नंबर इसमें आते नहीं, 10 से इतने नंबर आएंगे, 6 मैक्सिमम नंबर ले सकते हो। बहुत अच्छे से आपने इसको प्रेजेंट किया, इस तरीके से आपको और इंप्रेसिव करना है इसको, कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारा उद्देश्य है आप इसको और इफेक्टिव करें। अगला है, एक केस स्टडी आपको दी गई है, मैं केस स्टडी को पढ़ के बता देता हूँ, इसमें पूरी नहीं लिखी। केस स्टडी है कि आप एक गंभीर प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्र में बचाव कार्य का नेतृत्व कर रहे हैं। यानी कि एक क्षेत्र है जहां पर आपदा बहुत तेज गति से आ रही है, यानी कि, और वहां उसमें आप एक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, यू आर द लीडर ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशन, और हजारों लोग बेघर हो गए हैं, भोजन पेयजल या अन्य बेसिक सुविधाओं से पूरी तरह वंचित है, भारी बारिश हो रही है, और लगातार बारिश की वजह से आप वहां लोगों तक रेस्क्यू ऑपरेशन को नहीं पहुंचा पा रहे, रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंचाने में देरी हो रही है। इससे जनता है एकदम से भड़काऊ हो गई है, और जनता भड़काऊ होने की वजह से जैसे ही आपकी टीम वहां पर पहुंचती है, उसकी लोग पिटाई कर देते हैं आपकी टीम की, ठीक है ना। और आपदा प्रभावित टीम वहां पहुंचती है तो कुछ सदस्यों के द्वारा उनकी पिटाई कर दी जाती है, मारपीट कर दी जाती है, पर उस टीम का एक सदस्य भी गंभीर, और एक टीम का सदस्य भी बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। इस स्थिति का आप सामना कर रहे हैं, तो क्या आपकी टीम के सदस्य ये बोल रहे हैं कि आप इस ऑपरेशन को बंद कर दीजिए, तो ऐसी स्थिति में आप, ऐसी परिस्थितियों में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। और एक लोक सेवक के उन गुणों का परीक्षण कीजिए जो उस स्थिति में प्रबंधन के लिए आवश्यक है। 2 क्वेश्चन है इसमें, इन्होंने नहीं लिखा ज्यादा, इसने सही 2 क्वेश्चन है। पहला कि आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, और दूसरा आपके लिए जरूरी इस परिस्थिति में कौन कौन सी वैल्यूज आपकी पर्सनैलिटी में होनी चाहिए, ताकि आप इस प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकें। तो 2 तरीके क्वेश्चन है इसमें, तो अब देखते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप केस स्टडी स्टार्ट करो, उसका इंट्रो थोड़ा सा दे रहे हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक आपदा से प्रभावित एक क्षेत्र और स्थानीय लोग तथा बचाव दल के बीच शांतिपूर्ण समन्वय से संबंधित है, ठीक है ना। तो इसको और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए इसको लिखना है प्राकृतिक आपदा की पूर्ण प्रतिक्रिया से उत्पन्न समस्या तथा समाधान की आवश्यकता पर आधारित है। केस स्टडी में आप अच्छे नंबर ला सकते हो, केस स्टडी में अपनी ओर से करना बेस्ट है। इस बार केस स्टडी बड़ी सिंपल आ गई, तो आप पता नहीं नंबर किस आधार पे आएंगे, लेकिन अपनी ओर से बेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। इसमें आपने हितधारक बता दिया, कोई दिक्कत, कोशिश करो हितधारक जहां पूछे जाए वहीं ज्यादा बताएं, अदरवाइज इनको बहुत संक्षिप्त बता करके छोड़ दें। अब आपको लिखना है संभावित आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, संभावित आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए इसमें। तो देखो, आप ये बात जान रहे हो कि ऐसा माहौल है जहां पर आपको ऐसी स्थिति में आपके पास विचार, आपको बहुत अच्छे से गुणों को, मतलब बहुत सिचुएशन बहुत खराब है, लोग गुस्साए हैं, आपके पास जो समस्या है, एक और आपकी टीम है, और दूसरी ओर आपका आपका टारगेट है कि लोगों को बचाना है, दूसरी ओर आपकी टीम के लोग बोल रहे हैं यार ये लोग हमारी पिटाई करें, भाग जाने में अच्छा है। तो ऐसी स्थिति में आपको काम करना है। तो सबसे पहली रणनीति है जो आपकी क्या होगी, तो इसमें लिखा है बुनियादी सुरक्षा, प्रभावित क्षेत्रों में टूटी बिजली तार कनेक्शन, गैस पाइपलाइन, सिलेंडर, पानी टंकी जर्जर। देखो ये बात बिल्कुल सही है, बुनियादी सुरक्षा आपको प्रोवाइड करनी है, ठीक है ना। और जो एकत्रण व सहयोग, प्रभावित इलाके सुरक्षित युवकों को, बिल्कुल ये बात एक पॉइंट आपका हो सकता है। फिर आपूर्ति, ये भी आपका पॉइंट अच्छा है। फिर पुलिस सेवा, ये बचाने का तरीका आपका पॉइंट अच्छा है, ठीक है। अब देखो, अभी आपका क्वेश्चन है अधूरा, पता नहीं आपने अधूरा क्वेश्चन लिखा है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये क्वेश्चन आपका अधूरा है। सिंपल, आपने पॉइंट लिखे, सबसे पहला काम करना है आपको आपकी टीम का मनोबल उत्थान करना है। और मनोबल उत्थान किस तरीके से करना है, इसका एक एग्जांपल अगर चाहे ना, तो आप इसका 1 2 3 एग्जांपल पर एक दे देता हूं। 2014 में कश्मीर में बाढ़ आई थी,
बचाव दल पर लगातार पत्थर बरसाए गए थे। उसके बावजूद भी सेना उनको बचाने में लगातार लगी। इसके जब लगातार पत्थर गिरा रहे लोग आपको बचा रहे, तो लोगों में धीरे धीरे संवेदनशीलता पैदा होती है, लोग आपका साथ देना चालू करते हैं। इस तरीके से आपका एक तो मनोबल उत्थान होना चाहिए, आपकी टीम का मनोबल उत्थान होना चाहिए कि समस्याएं चाहे कुछ भी हो, हमारा उद्देश्य है वो पूरा करना है। पहला काम आपको अपनी टीम का मनोबल उत्थान करना है। सबसे पहला काम आपकी टीम का मनोबल उत्थान करना है, आपको सबसे पहला काम। इसके लिए 2014 की घटना ले सकते हो। इसके अलावा एक एग्जांपल अगर आप लेना चाहते हो तो नोआखली दंगा हुआ था 1947 के समथिंग, 47-48 में नोआखली दंगा होता है भारत विभाजन के बाद। और गांधी जी है वो कलकत्ता में जाते हैं, लोग उसका विरोध करते हैं, उसके ऊपर चप्पल फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं। उसके बावजूद भी गांधी जी नग्न पैरों से लोगों के बीच में जाते हैं। लोग गांधी जी के स्वरूप को देख करके भावनात्मक हो गए और लोगों ने गांधी जी का विरोध करना छोड़ करके उसका साथ देना चालू किया। तो एक लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि लोगों के साथ भावनात्मक जुड़ाव हो जाए, लोगों को उनके व्यवहार में परिवर्तन ला दें। तो इस सॉरी, इसके लिए आपको जरूरी है कि आपको कंटिन्यू उनके लगातार उनके लिए काम करना चाहिए। ठीक है, एक काम आप ये कर सकते हो। इसके अलावा फिर आप अपना पॉइंट पे होगा, फिर कि आपको उसके बाद आपको ये कार्रवाई लिखनी है कि आप लोगों को स्थानीय लोगों का इसके अलावा ये ठीक है, आपको पॉइंट ये सहयोग करना है, ये आपूर्ति वाला ठीक पॉइंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस सेवा है ना, लेकिन इसको इतना ज्यादा नहीं, छोटा छोटा करो इनका पॉइंटों को। इसके अलावा स्थानीय नेताओं का सहयोग, उनकी जरूरत हो जाती है कई बार, वो आपको लेना है। ठीक है, ये आपने कार्रवाई बता दी। लेकिन दूसरा, इसका दूसरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन दूसरा था इसका कि आपके लिए जरूरी मूल्य, कि ऐसी स्थिति में आपके लिए जरूरी मूल्य कौन से होने चाहिए। तो भाई सबसे पहला मूल्य तो यह है कि आप में इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, क्योंकि लगातार आपके ऊपर पत्थर पड़ रहे हैं, आपकी टीम भड़क रही है, दूसरी बात जिनको आप बचा रहे हैं वो आपसे भड़क रहे हैं। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों को समझा बुझा करके और उनकी भावनाओं को समझ करके आपको कार्य करना है। इमोशनल इंटेलिजेंसी वाला गुण होना चाहिए। दूसरा, सेवा भाव, सेवा की भावना। भाई विपरीत परिस्थिति में वही व्यक्ति काम कर सकता है जिसमें सेवा भाव हो, जिसमें अपनी ड्यूटी के प्रति कर्तव्य हो, अपने कर्तव्य। इसके अलावा ईआई मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा एक गुण और कर सकते हैं, अनुनय की शक्ति, यानी कि लोगों को मनाने की पावर, यानी कि परसुएशन पावर। क्योंकि आपका लोग विरोध कर रहे हैं, अब उनको मनाए बिना आप उस कार्यक्रम में चीज भी नहीं सकते। तो अनुनय का तरीका, और अनुनय का तरीका गांधी जी ने नोआ खली में अपनाया था, वो भी आप अपना सकते हो, वो एक और इसके अलावा आपको सबसे बड़ी बात है इसमें धैर्य रखना, धैर्य तथा मन स्थिति शांत रखनी होगी। ये 4-5 गुण आप में जरूरी है। इसके अलावा और मूल्य तो है, डेडिकेशन हो गया, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, वो तो लगेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गुण आपकी इस केस स्टडी में रहे। तो आपको दूसरा पार्ट भी लिखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात है केस स्टडी को थोड़ा पूरा करें, ठीक है। 2-4 प्लस पॉइंट समझ है आपकी, ठीक है ना। और जो चीज नहीं, अनावश्यक चीजों को ना लिखें, जैसे ये अनावश्यक, ये जरूरत नहीं है, इससे पूछ रहे, ठीक है। केस स्टडी को पूरा करें और प्रयास जारी रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का मूल्यांकन करें। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने हेतु आवश्यक उपाय बताओ। ये GS2 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और आपके लोकल गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था। तो सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं, अपितु गांव में प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है, ठीक है। ये पॉइंट हम मान सकते हैं। अच्छा, 1993 में, ठीक है, ये आपने बता दिया।
यहां तक ठीक है। अब चुनौतियां देखो, ध्यान रखना, ऐसे पॉइंट ऐसे बचो, डायरेक्ट ने इनसे बचो बचो, इतना लहरा के मत लिखो। ये नोट्सों में ठीक लगता है, ये आपके पास जब समय का अभाव रहे तब आपको कोई चीज डायग्राम से बतानी हो तब आपको इस तरीके की चीजों को यूज करो, नहीं तो इनको स्किप करो, इनको मत लिखो। आप डायरेक्टली कीवर्ड लिखो, जैसे वित्तीय समस्या, वो आप लिखो, ठीक है ना, निर्वाचन की ये सारी चीजें तो मुद्दे वाले लिखते जाओ डायरेक्टली। तो समस्या लेके वित्त, यानी वित्त प्राप्ति मजबूत आधार नहीं है, राज्य सरकारों पर निर्भर है, निर्वाचन नियत समय पर नहीं। एग्जाम्पल कि कहाँ नहीं हुए, पुरुष वर्चस्व, सरपंच पति की अवधारणा, महिला आरक्षण का नकारात्मक रूप, क्षेत्रीय राजनीति। देखो सबसे बड़ी बात है, इस बार भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, इस बार भी यूपीएससी 2023 में मेंस में भी एक क्वेश्चन आया था। मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन ये जानना चाह रहा है कि जो बेसिकली हमने त्रिस्तरीय सिस्टम अपनाया था, पंचायती सिस्टम अपनाया था 73वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा, 73वां, उसमें चुनौतियां क्या क्या है उनका मूल्यांकन करना है। तो देखो चुनौतियां है तो यही है, लेकिन उनको प्रेजेंट अलग तरीके से करना है। सबसे पहली चुनौती करना है आपको कि भाई वैसे हस्तांतरण नहीं हुए, जो 29 विषय इनको दिए गए थे अभी पूरी तरह राज्यों ने इनको हस्तांतरित नहीं किया, ठीक है ना, एक चीज वो लिखे। सेकंड, आपको इनकी सबसे बड़ी लिखना है सीमित वित्तीय स्रोत, जो आप ये लिख रहे हो, ठीक है ना। तो पॉइंट आपको यही लिखने हैं जो आपने लिखे, लेकिन थोड़ा की टर्न चेंज करने हैं, और प्लीज इनको थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल इफेक्ट से समझाना है, इनको अमूर्त ना लिखें। अमूर्त मतलब आप कीवर्ड भी ना लिखें, इनको थोड़ा एक्सप्लेन जरूर करें। ये क्षेत्रीय राजनीति, तो क्षेत्रीय राजनीति कैसे, बताओ। सिंपल सा है, बंगाल में लोकल गवर्नमेंट के चुनाव होते हैं, दंगे हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर दो पार्टियों में लड़ाइयां हो जाती हैं। तो क्षेत्रगत राजनीति ने इनको बहुत ज्यादा चुनौती प्रस्तुत कर दी, ठीक है। इसके अलावा इनके पास सामाजिक इसके अलावा इनके पास प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का अभाव है। जैसे राज्य में अगर बात करें, सीएम के अंडर में कौन रहेगा, चीफ सेक्रेटरी सीएम के अंडर में रहता है। केंद्र में बात करें तो कैबिनेट सेक्रेटरी पीएम के अंडर में रहता है। लेकिन क्या डीएम क्या जिला प्रमुख के अंडर में रहता है, नहीं रहता, वहां डीएम पावरफुल होता है। तो आखिरकार जब राज्य स्तरीय और आपके इस स्तर पर अगर कंट्रोल दिया गया, तो यहां पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा प्रशासनिक विकेंद्रीकरण करना चाहिए। इसके अलावा थोड़ा सा इसमें एक चीज, ये लाइन निकालने से अच्छा आप एक काम कर सकते थे, एक थोड़ा सा काम कर सकते थे, थोड़ा सफलताएं बता सकते थे, समझे तो, थोड़ा इसकी वजह है तो, ठीक है। बाकी आगे पॉइंट ठीक है। अब यह सेकंड एआरसी के अनुसार सुझाव दीजिए। और हमारे नोट्स है पॉलिटी के, उसमें पूरे अच्छे तरीके से है, पॉलिटी के जो नोट्स है उसमें अच्छे तरीके से है। सशक्तिकरण, ये आपने अच्छा लिखा है थोड़ा सा, ये पॉइंट अच्छे हैं, ये भी अच्छा है। इस क्वेश्चन को आपने ठीक लिखा, थोड़ा सा आपको इसका वास्तविकता करने के लिए आपको राज्यों की स्थिति को जरूर देखना है, कि राज्यों की वित्तीय स्थिति कमजोर, तो इनको भी वित्तीय स्थिति कमजोर पड़ते हैं, राज्यों ने अच्छे से यहाँ पर शक्ति हस्तांतरण नहीं किया, और राज्यों का राजनीति में हस्तक्षेप बढ़ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर लोगों में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का भाव है, वो पॉइंट आपको जरूर नोट डाउन करना है, बाकी आपने सब अच्छा लिखा। अगला क्वेश्चन है आपका GS 4 का ही है ये, सत्यनिष्ठा से आप क्या समझते हैं। इसको करते हैं।
सत्यनिष्ठा से आप क्या समझते हैं और सिविल सेवक के लिए सत्यनिष्ठा क्यों महत्व है? मूल्यों और आचरणों में संगति रखना तथा संसाधनों को समुचित उपयोग सुनिश्चित करने को सत्यनिष्ठा कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा अच्छी है ना। अब सत्यनिष्ठा की आपने डेफिनेशन तो दे दी, लेकिन एक दो एग्जांपल देते भाई, कौन रहा है सत्यनिष्ठा पे। ठीक है, अब सिविल सेवक के लिए इसका महत्व है, तो नैतिक शासन के अंतर्गत, बिल्कुल सही बात है। एग्जाम्पल देते, मैंने एग्जाम्पल आपको शेयर कर दिया, आप एग्जाम्पल यूज करना। एग्जाम्पल देते विश्वास निर्माण में, बिल्कुल सही बात है। निष्पक्षता में, इसका भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसमें तो आप लाल बहादुर शास्त्री का दे सकते हो, हमारे प्रधानमंत्री रहे। ठीक है ना, ने अपने बेटे की अनियमित पदोन्नति को रद्द कर दिया। यानी इसका बेटे का सिलेक्शन, जो प्रमोशन हुआ था, वो नियम प्रक्रिया के अनुसार नहीं हुआ था, इसलिए इसने अपने बेटे की प्रमोशन को रद्द कर दिया। यही तो होती है इंटीग्रिटी। आत्म बलिदान, ईमानदारी, देखो इसके अलावा आते देखो जन कल्याणकारी कार्यों को लिए, जैसे आपका मनरेगा हुआ, या मैं कहूँ विभिन्न प्रकार की योजनाएं। इसके अलावा नेतृत्व के लिए आर्म स्ट्रॉन्ग पेमे का एग्जांपल दे सकते हो, उसने सड़क बनवाई थी। बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको शेयर कर दिए, मेरे दिमाग से थोड़ा स्किप हो गया अभी। भाई बहुत सारे एग्जांपल आपको मैंने पीडीएफ है वो शेयर कर दिया, आप उसको देख सकते हैं हमारे ग्रुप में, तो वहां से भी आप इसको लिख सकते हैं। नेतृत्व के रूप में, जन कल्याण के रूप में, ईमानदारी तो खुद ही अपने आप में उसका पार्ट है, तो आप इसको यहाँ लिखने की जरूरत है नहीं, है ना। और क्योंकि ईमानदार तो सत्यनिष्ठा का ही एक पार्ट हो जाती है। निष्पक्षता हुई, यानी ये पूछा सिविल सेवकों के लिए, तो आपने लगा ये पॉइंट अच्छा है, निष्पक्षता के लिए, विश्वास निर्माण के लिए अच्छा है आपका पॉइंट, नैतिक शासन के लिए अच्छा है आपका पॉइंट। इसके अलावा आपको लिखना है इसमें जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए, नेतृत्व के लिए। ठीक है ना, तो इस तरीके से सिविल सेवक में आपको पता कि बहुत बेहतर तरीके से शासन को संचालित करने में सत्यनिष्ठा जरूरी है, और इसमें कुछ एग्जाम्पल आपको देना है। सिविल सेवक आधार प्रणाली को पूर्ण सत्यनिष्ठा अनुसार किया गया सिविल सेवक। अब थोड़ा सा आप यहां ले सकते हैं इसको बढ़ाने के लिए सुझाव। बाकी अच्छा है, आपने अच्छा लिखा है। एग्जाम्पल या केस स्टडी यूज करें, और सब शेयर कर दिए हैं आपके इस ग्रुप में निरंतर लिखें। अगला क्वेश्चन है कोई भूस्खलन वाला। ये डेटा ठीक है, कई कारण प्राकृतिक कारण ये हो गया, और मैं नया ये कारण हो गया, और ये मानवीय कारण हो गया। ठीक है, देखो अच्छा है, पॉइंट आपने सभी अच्छे लिखे हैं ये, लेकिन मैं चाहूँ, मेरा तो यह है उद्देश्य है, आप इसको देखें कि हमेशा इसको सब टॉपिक मिले। जैसे जैसे कि मैंने पिछले एक क्वेश्चन में आपको बताया था, ठीक वैसे ही लिखना है कि प्राकृतिक कारण बताना है, जैसे अपने ऊपर बताया है, और फिर मानवीय कारण बताना है। और मान प्राकृतिक कारण के अंतर्गत तीन तीन: भूगर्भिक कारण, चट्टान संरचना, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, और हिमालय स्थिति। फिर मानवीय कारण पर्यटन, खनन, ये आपको कारण है वो बताना है थोड़ा सा। बाकी लिखित आपने सब यही है, लिखा था आपने सब अच्छे से लिखा है। सुझाव अच्छा, ये पॉइंट ठीक है।
इसको डायरेक्टली आप क्या करो, सीधे निष्कर्ष में आपदा प्रबंधन लिखो बस, ज्यादा मत जाओ, क्योंकि फिर लंबा खिंच जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। तो आपको सिंपल देखो, आपकी विषय वस्तु अच्छी है ना, बस इसमें क्या करना है आपको, प्रस्तुतिकरण में सुधार करना है। और प्रस्तुतिकरण मैंने आपको बताया किस तरीके से आपको लिखना। अगला है, सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए सोशल मीडिया में कौन से नैतिक मुद्दे शामिल हैं, उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। बहुत बढ़िया काम है। पहले सबसे बड़ी सार्वजनिक सोशल मीडिया का तात्पर्य है, देखो अब आप सोशल मीडिया से लिखने से अच्छा है ना, आप डायरेक्टली सार्वजनिक सेवा को बताओ, ये क्या है, इसको बताओ, है ना। उसके बाद आपको सोशल मीडिया को बताना है कि सोशल मीडिया इस सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली को बहुत ही इफेक्टिव बनाने के लिए और जवाबदेही बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके महत्वपूर्ण नैतिक मुद्दे हैं। फिर आपको स्टार्टिंग करनी है ऐसे। तो गोपनीयता की सुरक्षा, बिल्कुल सही बात है। अब इसमें एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल मैं आपको शेयर कर दूंगा। एक डेटा है 2016 का डेटा है, 2016 के डेटा है जिसके अंदर कहा गया 2016 में भारत के 30 लाख जो यूजर है उनका अकाउंट डिटेल, उनका डेबिट कार्ड डिटेल है वो चोरी हो गया। तो भाई जब किसी की अकाउंट डिटेल चोरी हो जाएगी, आप डीबीटी में ट्रांसफर कर रहे हो, क्योंकि डीबीटी के लिए आप आधार ले रहे हो, उनका अकाउंट डिटेल ले रहे हो, और उसी को यदि आप सुरक्षित नहीं रख पा रहे हो तो समस्या है। दूसरी बात, भ्रामक सूचनाएं। इसके अंतर्गत देखें इसमें कि एग्जाम्पल थोड़ा सा, आप ये जो भी बात बता रहे हो उसको थोड़ा एग्जाम्पल इसका देने की कोशिश करें। ठीक है ना, ठीक है। और जो भ्रामक सूचना, तो कोविड 19 में चीजें देखी गई है ना। डिजिटल मुद्दा, ये ठीक है। अब आपके पॉइंट सभी ठीक है, ठीक है ना, लेकिन इनको मैं ये बता रहा हूँ, आप ऐसे पुटअप करने से अच्छा है कि इनको सब हेडिंग में देखो, अच्छा है पॉइंट अच्छे हैं सब, लेकिन उस सब हेडिंग में यूज करो। देखो जैसे ऐसे पॉइंट है ना, उनको सब हेडिंग में ऐसे यूज करना है आपको सिस्टमेटिकली। भाई देखो, डिजिटल विभाजन है, ठीक है ना, अवसरचनात्मक कमी है। अगर आपके पास समय नहीं रहे तो आप इस तरीके से प्रेजेंट करना जिस तरीके से आपने कहा है, लेकिन यदि समय रहे तो थोड़ा सिस्टमेटिक करो प्रेजेंटेशन, क्योंकि इससे ऐसा लगता है जैसे आप नोट्स बना रहे हो। ये चीजें हर जगह सही नहीं हो पाती, कई जगह ये नुकसान दे देती है, इसलिए आपको थोड़ा सिस्टमेटिकली उसको यूज करना है। बाकी आपका कंटेंट में कोई कमी नहीं है, थोड़ा एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। और नैतिक दुविधाएं संघर्ष व्यक्तिगत है ना, यानी कि दिक्कत यह है व्यक्तिगत संघर्ष कैसे, कि इसमें नैतिक दुविधा सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे भावनात्मकता का अभाव होता है। एग्जाम्पल, झारखंड में एक लड़की की भूख से मौत हो जाती है। आपने सुना होगा इसको। झारखंड में एक परिवार में एक लड़की की भूख से मौत हो जाती है क्योंकि उसके परिवार के पास जो राशन कार्ड था उस राशन कार्ड में आधार कार्ड लिंक नहीं था। तो आपके इस डिजि इससे इसकी वजह से सेवा वितरण में सोशल मीडिया की वजह से कई बार समस्या आ जाती है कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन उनकी वजह से कई बार टेक्नोलॉजिकल चीजें सब कुछ नहीं होने की वजह से कुछ लोगों को, लाभार्थियों को, वास्तविक लाभार्थियों को चीजें नहीं मिल पाती है। गोपनीयता का मुद्दा लिखा है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, आपका ये पॉइंट ठीक है ना, इनमें एग्जाम्पल यूज कर दो बस। ठीक है ना, और थोड़े निष्कर्ष लिखो, सुझाव, सुझाव दीजिए भाई। इसको जैसे अगर सोशल मीडिया का, एक तो सबसे पहले साइबर सुरक्षा को हमें फोकस करना है, निजता को सुरक्षित रखना है, इन चीजों पे हमें फोकस करना चाहिए और डिजिटल अवसंरचना का विकास करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों तक सार्वजनिक सेवा का वितरण इफेक्टिव और प्रभावशाली हो सके। वो आपको इसमें लिखना है। तो आपका अच्छा लिखा है ना। प्रस्तुतिकरण सुधार करें, विषय वस्तु अच्छी है,
हम्म। सिंपल तो सही लिखा है आपने इसमें, क्वेश्चन के आधार पर क्वेश्चन की डिमांड आपने सही की है वैसे, है ना। तो क्वेश्चन यही कहा है कि इसमें भूमिका कैसे हो सकती है, उपयुक्त उदाहरण सहित चर्चा कीजिए नैतिक मुद्दों का समाधान और उनका समाधान के उपाय सुझाए। अब समाधान के उपाय आपने इसमें नहीं सुझाए, थोड़ा सा उस चीज पे आपको फोकस करना है कि इनको सुधाए कैसे, तो समाधान के उपाय, ये क्वेश्चन की मांग है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखो और थोड़ा प्रश्न को पूरा पढ़ो। प्रश्न है उसको पूरा पढ़ा करो, थोड़ा सा अधूरा नहीं। आपके मैंने कई क्वेश्चन में देखा है कि आप क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते और इसकी वजह से आप उसमें आधा पार्ट का ही आंसर दे पाते। तो प्रश्न है उसको पूरा पढ़ो, प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है और अपना सुधार करना है। बाकी कोई और फैक्ट चेक और इन्फॉर्मेशन हम और शेयर कर देंगे ताकि आप अच्छे से ये कर सकें। तो आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और दोस्तों, अभी सी सेट एनसीईआरटी और आंसर राइटिंग बैच चल रहे हैं। एनसीईआरटी बैच 16 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छे से उसको शुरुआत की जा रही है, बहुत अच्छे से उसको तैयार किया जा रहा है। उसके कुछ वीडियो पड़े हैं, आप उसको देख सकते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।